एवरीवन, इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टेस्ट पेपर में उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस तरह का क्वेश्चन 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी उस एग्ज़ाम में 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से डी ऑप्शन में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ई ऑप्शन में नन ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में पूछे गए हैं। परफेक्शन आईएएस, एडिटेरिया, इम्तिहान और आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन दृष्टि आईएएस एंड फिर खान ग्लोबल स्टडीज़ के जो टेस्ट सीरीज हैं, इन 2 टेस्ट सीरीज में 5 ऑप्शंस हैं। यानी ए, बी, सी, डी और ई 5 ऑप्शंस है। इससे ये मत समझिएगा कि ये 68th या 67th बीपीएससी पीटी के लिए के टेस्ट सीरीज का ये टेस्ट बुकलेट है। ये 69th बीपीएससी पीटी के ही लिए ये टेस्ट बुकलेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। सबसे यदि उत्तरी सीमा की बात किया जाए तो सबसे उत्तरी सीमा अफ़गानिस्तान के सुरतुघई में स्थित है, और सबसे पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान ईरान सीमा पर सुतकांगेडोर में है। और सबसे यदि पूर्वी सीमा की बात किया जाए तो सबसे पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में स्थित है, और सबसे दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र के दाइमाबाद में है। देखिए, इस टेस्ट पेपर में 5 ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 68th बीपीएससी पीटी में, और ये 69th बीपीएससी पीटी के टेस्ट सीरीज का ही ये क्वेश्चन है दृष्टि आईएएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है? तो वो है चंपारण सत्याग्रह। जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उसके बाद में उनका पहला ये आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। राइट ऑप्शन ए होगा। दूसरा और तीसरा था अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह, ये दूसरा था और ये तीसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में कार्यरत एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी के अर्थ को समझा, जिनका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों में किया गया है। उन्होंने पाया कि इनमें से अधिकांश में पियादसी नाम के राजा का उल्लेख है, जिसका अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाले राजा। कुछ शिलालेख ऐसे थे जिनमें राजा को अशोक बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। तो इसमें से 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी एंड खरोष्टी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा, राइट ऑप्शन ए होगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार में से एक है, और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यह संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है, और इसमें 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। कुत्तों को सबसे मध्य एशिया में कम से कम 15,000 वर्ष पहले उन लोगों द्वारा पालतू बनाया गया था जो शिकार करने और जंगली खाद्य पौधों को संग्रहित करने में संलग्न थे। बकरियों, मवेशियों और अन्य पशुओं को पहली बार सफलतापूर्वक पालतू बनाने का काम नवपाषाण काल की शुरुआत अर्थात 9500 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले किया गया था।
नेक्स्ट, संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? तो संस्कृत, इसके अलावा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा कई यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इतालवी एवं स्पेनिश, ये सभी इंडो यूरोपियन समूह की भाषाएं हैं। इंडो यूरोपियन, राइट ऑप्शन बी होगा। पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली भाषाएं तिब्बती बर्मा समूह से संबंधित है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ समूह से संबंधित है। और झारखंड तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को दूसरी सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, तो ए का 2 हो जाएगा, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, तो रखालदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी, बी का 1 हो जाएगा। लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1953 में की थी, तो सी का 3 हो जाएगा, एस.आर. राव 1953 में। और धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1985 में की थी, तो डी का 4 हो जाएगा, यानी 2134 राइट ऑप्शन बी होगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो पैसरा बिहार के मुंगेर में स्थित है। यहाँ पे स्टोन एज सेटलमेंट्स पाए गए हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। लंघनाज जो है ये गुजरात में है, और दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में मृदभांडों की कौन सी शैली प्रचलित थी? तो हड़प्पा की परिपक्व सभ्यता के उत्तर काल में गंगा के मैदान के उत्तरी भागों में एक ऐसी संस्कृति फल फूल रही थी जो अपने चमकीले लाल लेप वाले और काले रंग से चित्रित मृदभांडों के लिए पहचानी जाती है। इसको गैरिक मृदभांड संस्कृति या गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति कहा गया है। तो इस प्रकार से ताम्रपाषाण कालीन उत्तर भारत में गेरुए रंग के मृदभांडों की संस्कृति पाई जाती है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति है? तो मैथिली की सबसे पहली कृति, प्राचीनतम कृति ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लगभग 1224 ईस्वी में रचित वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। तो बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ था 1818 में, 1818 में। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त ये हुआ था 1793 में, 1793 में। संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में। और कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत ये हुई थी 1820 में, 1820 में। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो सबसे पहली घटना हुई बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793, उसके बाद में बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1818 में, उसके बाद में तब कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत 1820 में, और सबसे लास्ट में संथाल विद्रोह 1855-56 में। तो यहाँ से बी हो जाएगा 2143, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छिंट एक छापेदार सूती वस्त्र है, ये सही है। छिंट एक छापेदार सूती वस्त्र है। यह हिंदी शब्द छींट से लिया गया है। यह छोटे तथा रंगीन फूलों के डिजाइन वाला वस्त्र है, तो ये सही है। 1880 के दशक से मुख्य रूप से सुंदर फूलों के डिजाइन, अच्छी बनावट और सापेक्ष रूप से अधिक सस्ता होने के कारण इंग्लैंड एवं यूरोप में मुद्रित भारतीय सूती वस्त्रों का प्रचलन शुरू हुआ। इंग्लैंड की महारानी सहित इंग्लैंड के संपन्न लोग भारतीय वस्त्र का उपयोग करते थे। तो इस तरह से हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है।
मूल रूप से यह शब्द हिंदी के बांधना से लिया गया है और इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता है। तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत में पहली सूती मिल 1854 में बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। भारत में पहली सूती मिल 1854 में बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित हुई थी। 19वीं सदी की शुरुआत से बॉम्बे भारत से इंग्लैंड और चीन को कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हो गया था। यह पश्चिमी भारत के विशाल काली मृदा क्षेत्र के निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब सूती कपड़ा मिलें स्थापित हुई तब उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति सरलता से होने लगी थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम था। राजवंश का प्रथम शासक नहीं। उसने गद्दी तो हासिल की परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है। महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 912 से 944 ईस्वी तक था, वह सिंहासन को सुरक्षित करने में कामयाब रहा परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया, जिस कारण पाल वंश को स्थिति का लाभ उठाने और अपने कुछ पूर्व क्षेत्रों को प्रतिहारों से वापस लेने का अवसर प्राप्त हो गया। महिपाल ने इन नुकसानों से उबरने की कोशिश की तथा कुछ खोई हुई ज़मीनों को फिर से हासिल किया, लेकिन आगे के वर्षों में एक बार फिर राष्ट्रकूटों ने उसके विजय के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है। तो मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 जीता था। तो राइट ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य यानी कौटिल्य। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम पिटक संबंधित है। तो विनय पिटक संघ या मठ व्यवस्था के लिए नियमों और विनियमों का उल्लेख किया गया है किसमें, विनय पिटक में। और बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को सुत्त पिटक में शामिल किया गया है तथा अभिधम पिटक में दर्शन से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं। तो दर्शन से जुड़े विषय राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में शुरू की गई थी। तो इसमें से थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मार्सेई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी। तो ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। ज्यूसेमे मेत्सिनी एक इतालवी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे जो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, कैमिलो दे कावूर और विक्टर इमैनुएल द्वितीय के साथ मिलकर इटली के एकीकरण के संरक्षक संतों यानी पैट्रोन सेंट्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए संघर्ष करने के साथ साथ जुलाई 1831 में मार्सेई में एक गुप्त राजनीतिक संघ यंग इटली की स्थापना की थी। तो इस तरीक़े से हम देखें तो ज्यूसेपे मेस्सिनी राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, तो ए का 2 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में, तो बी का 1 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो सी का 4 हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन 1919 में, डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम देखें तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे। तो चारवाक भी भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे और अजित केशकम्बलिन भी। तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा। अजित केशकम्बलिन भौतिकवादी विचारक थे। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य 4 प्राथमिक तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु और इंद्रिया। मृत्यु के बाद ये तत्व पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। उन्होंने कहा, उदारता बेवकूफ़ों द्वारा सिखाई जाती है। मृत्यु के बाद के अस्तित्व की बात करने वालों की बातें झूठी, खोखली और बकवास है। मृत्यु के बाद ज्ञानी और मूर्ख समान रूप से नष्ट एवं विलोपित हो जाते हैं। वे मृत्यु के बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं।
चार्वाक लोकायत दर्शन विचार के संस्थापकों में से एक थे, जो भौतिकवादी विचारक के प्रवर्तक हैं। चार्वाक ने संशयवाद की अवधारणा विकसित की तथा अनुभव के माध्यम से ज्ञान की खोज पर बल दिया। उन्होंने वेदों की सतह पर प्रश्न उठाया। चार्वाक और अजित केशकम्बलिन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय भौतिकवाद को एक औपचारिक दार्शनिक प्रणाली के रूप में स्थापित किया था। तो इस कारण से दोनों ही हो जाएगा, चार्वाक एवं अजित केशकम्बलिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। बुद्ध ने ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही नकारा है। बौद्ध धर्म ने समानता की वकालत की। इसने अहिंसा और सभी के प्रति प्रेम का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? वह बुद्ध का समकालीन था, ये सही है। कौशल के शासक की बहन से विवाह के उपरांत उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ, ये भी सही है। उसने अवंती पर अधिकार कर लिया। उसने अंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज्ड है। उसने अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, लेकिन सैन्य शक्ति द्वारा अंग पर कब्जा कर लिया था। तो इस कारण से ये 3 और 4 दोनों ही गलत है। तो इसमें से सही हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन डी होगा। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार ने वैवाहिक गठबंधनों और युद्धों द्वारा मगध साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन से विवाह करने के बाद उसे दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था। उसने लिच्छवी और मद्र की राजकुमारियों से भी विवाह किया। उसने अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, लेकिन सैन्य शक्ति द्वारा अंग पर कब्जा कर लिया था। अपने शासनकाल के दौरान बिंबिसार ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और उनके नेताओं को संरक्षण दिया। उसका बुद्ध से भी साक्षात्कार हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली के समान न्यायिक प्रणाली को अपनाया? तो न्यायिक प्रणाली एक विशेष क्षेत्र के राजस्व को नायक यानी सैनिक को उनकी सैन्य सेवा हेतु आवंटित करने की एक प्रणाली थी। यह उस समय दिल्ली सल्तनत द्वारा प्रचलित इक्ता प्रणाली के समान थी। यह प्रणाली 13वीं शताब्दी के दौरान काकतीय साम्राज्य और लगभग 1500 ईस्वी या उससे पहले के विजयनगर साम्राज्य में पाई जाती है। तो काकतीय और विजयनगर दोनों ही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के तहत कृष्णदेव राय और अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान इस प्रणाली की स्थापना हुई थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, पूसा बहार, पूसा बसंती और पूसा नारंगी क्या है? तो ये तीनों ही गेंदे की फूल की किस्में हैं। गेंदे की फूल की किस्में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदियों, पर्वतों और वर्षा को देवताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। इस ग्रंथ में धर्म प्रकृतिवादी और बहुदेववादी था। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हें पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद में उनका सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। तो राइट ऑप्शन डी होगा, इंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में ओरेकल अस्थिलिपि यानी ओरेकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है? तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व चीन में लेखन के प्रथम प्रमाण मिले थे। ये अभिलेख पशुओं की अस्थियों पर थे। उन्हें ओरेकल अस्थिलिपि कहा जाता है क्योंकि उनका उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। राजाओं ने शास्त्रियों से अस्थियों पर भविष्य के बारे में प्रश्न लिखवाए। उन अस्थियों को आग में डाला गया, जिसके कारण वे खंडित हो गई। फिर शास्त्रियों ने उनका अध्ययन किया और भविष्यवाणी करने का प्रयास किया। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, चीन में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मोठ की मस्जिद। तो मोठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में दिल्ली शहर में किया गया था। इसका निर्माण वर्ष 1505 में अफगान लोदी राजवंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खान के शाही दरबार के वजीर मियाँ भोइया द्वारा किया गया था। तो इसमें से ए का 1 हो जाएगा। मोठ की मस्जिद वजीर मियाँ भोइया के द्वारा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसे वर्ष 1192 और वर्ष 1198 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित किया गया था। वर्ष 1230 में इल्तुतमिश ने अपने प्रार्थना कक्ष को मूल परिक्षेत्र से बाहर की ओर विस्तारित किया, जिसके कारण कुतुब मीनार इसमें शामिल हो गया।
मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आगे और विस्तृत किया गया, जिन्होंने पूर्वी तरफ 2 प्रवेश द्वार तथा उत्तरी और दक्षिणी तरफ एक एक द्वार बनवाया था। तो इसमें से बी का 2 हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। बी का 2 जमाली कमाली मस्जिद, यह मस्जिद दक्षिण दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के बाहर महरौली में स्थित है, जिसे शेख अल फजल अल्लाह द्वारा 1528 और 1536 के बीच बनाया गया था, जिसे जमाल खाल जलाली या जमाली के नाम से जाना जाता है। मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो शुरुआती मुग़ल मस्जिदों में सबसे खूबसूरत है। तो जमाल कमाली मस्जिद शेख अल फजल अल्लाह से, ये जो है जमाल यानी सी का 4 होगा। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक से हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। यह दिल्ली स्थित विश्व की सेंचुरी नाम से जानी जाने वाली जहांपनाह की मुख्य मस्जिद थी। तो डी का 3 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। कोल्डिवा वर्तमान उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे चावल के अवशेष मिले हैं, जानवरों की खंडित हड्डियाँ मिली है। तो कोल्डिवा से हो जाएगा यानी ए का 1 हो जाएगा। और मेहरगढ़ जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, साथ ही भेड़ और बकरी के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से मेहरगढ़ यानी बी का हो जाएगा 2, यानी गेहूं के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। और हल्लूर वर्तमान के आंध्र प्रदेश में है और वहाँ से बाजरा के अवशेष मिले हैं, भेड़ बकरी सूअर मवेशियों के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो बाजरा का हो जाएगा हल्लूर यानी डी का 3 हो जाएगा, डी का 3। और बुर्जहोम जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से गेहूं और मसूर के अवशेष मिले हैं, कुत्ता मवेशी भेड़ बकरी भैंस के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो मसूर का बुर्जहोम से हो जाएगा सी का 4, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने दुश्मनों के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु कंपनी को पैसा देने के लिए मजबूर किया गया था। तो राइट ऑप्शन बी होगा। इस संधि के तहत राजा के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो शासक को अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी अन्य यूरोपियों को अपनी सेवा में नियुक्त करने से रोकता था। कभी कभी राजा वार्षिक राजस्व सहायता देने के बदले अपने क्षेत्र का कुछ भाग प्रदान कर देते थे। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? तो वो है हड़प्पा, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा पंजाब के माउंटगोमरी जिले में स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। वह कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। वह शक संवत का संस्थापक था, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिसका प्रयोग वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है। सारनाथ में प्राप्त एक बौद्ध शिलालेख पर सन 78 ईस्वी अंकित है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, कनिष्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्शन होता है? तो वह स्थान है चौपानी मांडो, राइट ऑप्शन ए होगा। यह वह स्थान है जो तीनों पाषाण युगों यथा
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें मध्य पाषाण काल के मधुमक्खी के छत्ते तथा अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है। यह स्पष्ट रूप से मनुष्य समाज के एक खाद्य संग्रहकर्ता से एक खाद्य उत्पादक समाज के रूप में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार काफ़ी विस्तार और शक्ति वाले 16 राज्य थे, जिन्हें जम्बू द्वीप यानी भारतवर्ष में 16 महाजनपद के रूप में जाना जाता है। और इन 16 महाजनपदों में से राजतंत्र वाले जो महाजनपद थे वो थे गंधार, कंबोज, काशी, वत्स, अवंती, चेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अंग, कोसल, मगध और सूरसेन। और गणतंत्र वाले जो महाजनपद थे वे थे अस्मक, मल्ल और बज्जी संघ। तो इसमें से अधिनायकवादी प्रकृति के थे कंबोज और गंधार। तो 2 और 3 हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, मल्ल और बज्जी संघ। मल्ल और बज्जी संघ ये थे गणतंत्र के प्रकृति वाले महाजनपद। तो इस कारण से राइट ऑप्शन सी होगा 2 और 3। नेक्स्ट, उपनिषदों में संवाद है, पिता और ज्येष्ठ पुत्र के मध्य नहीं, राजा और किसान के मध्य नहीं, छात्र और शिक्षक के मध्य। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? तो कुमारगुप्त प्रथम, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। दिल्ली, टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और कंधार में पाए गए हैं। तो गिरनार से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसमें से कंधार और मेरठ से। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? तो तर्कसंगत पूजा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हुस्की की बात करें तो हुस्की से पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीक़े से हम देखें तो 1 जो होगा बी से कनेक्ट होगा। और कालीबंगन में पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के जूते हुए खेत के प्रमाण खोजे हैं। तो कालीबंगन से जूते हुए खेत के प्रमाण यानी 2 जो होगा कनेक्ट होगा डी से। और कुरनूल की गुफाओं में राख के चिन्ह पाए गए हैं। तो कुरनूल जो होगा राख से कनेक्ट होगा, 3 का ए से कनेक्ट होगा। और पटने से, महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच प्राप्त हुए हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच यानी 4 का सी से कनेक्ट होगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो ए का 3 यानी राख के चिन्ह प्राप्त हुए हैं कुरनूल से। बी का 1 यानी पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं हुस्गी से। और सी का 4 यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच प्राप्त हुआ है पटने से। और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगन से। तो इस तरीक़े से राइट ऑप्शन ए होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन हम्पी के संबंध में सही नहीं है? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ये सही है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, ये भी सही है। विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था, नहीं। ये विजय विट्ठल मंदिर जो है हम्पी में सबसे बड़े और सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय द्वारा किया गया था। देवराय प्रथम के द्वारा नहीं, देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसका विस्तार कृष्ण देवराय द्वारा किया गया। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। तो केवल 3 होगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था।
महापाषाणी कब्रों में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोहे के उपकरण के साथ साथ घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर तथा सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में ब्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस वेद में ब्यास तथा सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार चारों वर्ण भगवान ब्रह्मा के अलग अलग भागों से प्रकट हुए थे। मुख से ब्राह्मण, जांघों से वैश्य, भुजाओं से क्षत्रिय और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो जगत ग्राम में किया था, देहरादून के पास जगत ग्राम में, राइट ऑप्शन ए होगा। शुंग राजवंश की स्थापना मौर्य वंश के शासनकाल के पश्चात पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लगभग 185 ईसा पूर्व में की गई थी। उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाम शतपथ ब्राह्मण में रुद्र से जुड़ा है? तो पशुपति भी, सर्व और बहिक तीनों ही जुड़ा हुआ है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान ऊपरी गंगा दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र था। इस क्षेत्र को कुरु पंचालों की भूमि के रूप में भी वर्णित किया गया है। वैदिक देवताओं अग्नि और इंद्र का महत्व कम हो गया, प्रजापति मुख्य देवता बन गए। कर्मकांड के देवता रुद्र, जिन्हें शिव के रूप में भी पहचाना जाता है, की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के नामों की सूची पशुपति, सर्व, भव और बहिक के रूप में दी गई है। नेक्स्ट, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, पुस्तक हर्षचरित के लेखक हैं? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्रिटिश खजाने से भरी एक ट्रेन को लूट लिया था। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसमें से चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल कैदियों की रिहाई, ये भाग था। नमक कर को समाप्त करना, ये भी था। हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई नहीं। वैसे कैदी जो हिंसा में शामिल थे उनके रिहाई के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो इसमें से सी होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी। नहीं, ये गलत है। महिलाओं को सभाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता के साथ साथ ही यज्ञ में आहुति देने की भी अनुमति थी। तो ये गलत है। अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, ये सही है। पुत्र के जन्म को समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण प्राथमिकता प्राप्त थी, जिसमें अन्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष में पुरुष सदस्यों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद में 10 पुत्रों का होना एक वरदान के रूप में माना जाता था। तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट सही है। बाल विवाह का प्रचलन था, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 16-17 वर्ष की आयु में लोगों का विवाह हो जाता था और बाल विवाह के प्रमाण बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत मान सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, चोल शिलालेखों के अनुसार पल्लीचदम गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि थी। नहीं, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भागदुद
भागदूत कर संग्रह करता था, कर संग्रह करता, तो ए का 3 हो जाएगा। सूत, सूत सारथी हुआ करता था, सारथी, तो बी का 4 हो जाएगा। पालागल, पालागल जो था वो दूत था, तो सी का 3। और अक्षावाप, अक्षावाप लेखाकार हुआ करता था, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी इसमें से ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हाल ही में कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नई दिल्ली से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का एक संयोजन है। ये सही है। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे, ये सही है। जैन धर्म के 4 सिद्धांत थे, नहीं, जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत हैं। तो 3 गलत है और यही चुनना है, तो केवल 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? हरिसेन था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो 1929, दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? अस्मक था, मल भी था, लेकिन लिच्छवी बज्जी महाजनपद के अधीन एक प्रांत था, तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियो मार्गरीटा मैग्निस्पा कहाँ खोजा गया था? वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव में विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। अधिकांश जीवाणु सूक्ष्मदर्शी होते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा, कैरेबियन मैंग्रोव। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सोने सिक्के जारी किए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए कुषाण शासकों ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित बौद्ध तीर्थ स्थलों में कौन सा एक बिहार में स्थित नहीं है? तो गिरिधकुट पर्वत ये बिहार में स्थित है। रामभर स्तूप बिहार में स्थित नहीं है। रामभर स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुजाता कुटी ये बिहार में स्थित है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियाँ थी? तो इनमें से कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ थी, एक तो मथुरा और दूसरी पेशावर में थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं? तो बिहार के जमुई जिले में भगवान महावीर की जन्मस्थली लछुआर के निकट गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। राइट ऑप्शन सी होगा, जमुई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दमित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। राइट ऑप्शन सी होगा, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। नेक्स्ट, बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? तो बाबा रामचंद्र अवध में किसान आंदोलन के नेता थे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर में सेना रखने के लिए किले का निर्माण करवाया, ये सही है। गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र से एकत्रित कर सेना के भरण पोषण के लिए किया जाता था, यह भी सही है। उसने अपने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता के रूप में भुगतान किया, नहीं, ये गलत है। उसने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के स्थान पर नगद देना सुनिश्चित किया था, तो इस कारण से ये गलत है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी, तो इसमें से
ए का 3 हो जाएगा। रिहला, रिहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है तो बी का 1 हो जाएगा। अकबरनामा, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था तो सी का 2 हो जाएगा। और बादशाहनामा को अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखा था तो डी का 4 हो जाएगा। तो इन सब में देखें तो डी का 4 इसी में आ रहा है, सी में। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है? तो सूअर, भैंस और मछलियों की, इन सबों की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह के नेता थे, आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह के नेता थे। तो ए का 3 हो जाएगा। ज्यों ही ए का 3 हुआ तो सी ऑप्शन सही होने जा रहा है, ए का 3। बी का 1 यानी बुद्धो भगत लारका विद्रोह के नेता थे, बुद्धो भगत लारका विद्रोह के नेता थे। ये लारका विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1832 में, तो इसमें से बी का 1 हो जाएगा। और सी का 4 यानी गुरु गोविंद सिंह भगत आंदोलन के नेता थे, भगत विद्रोह के नेता थे। गोविंद गुरु, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गोविंद गुरु। तो सी का जो है ये 4 हो जाएगा। और लक्ष्मण नाइक कोरापुट विद्रोह के नेता थे, लक्ष्मण नाइक उड़ीसा के कोरापुट विद्रोह के नेता थे और ये विद्रोह हुआ था 1942 में। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए भू वर्गीकरण के अनुसार पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, ये सही है। पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, ये भी सही है। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, ये भी सही है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, ये भी सही है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? तो इसमें से कश्फ उल महजूब जो है सूफी विचारों और आचारों पर एक प्रबंध पुस्तिका है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखी गई, तो ये तो नहीं होगा। मलफूजात सूफी संतों की बातचीत है और इसको लिखा था, इसका संकलन किया था प्रसिद्ध फारसी कवि अबीर हसन सीजी देहलवी ने। और ये मुलफूजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद उल फुआद शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। तो इसमें से मलफूजात सही ऑप्शन हो जाएगा। अब मकतूबात क्या है? मकतूबात ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए, यानी यह लिखे हुए पत्रों का एक संकलन है, संग्रह है मकतूबात। और तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। नेक्स्ट, शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एक पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी, ये सही है। उत्तर पुरापाषाण चरण के चित्र रैखिक निरूपण हैं, ये भी सही है। ताम्रपाषाण युग यानी चाल्कोलिथिक पीरियड में लाल और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई नहीं। ताम्रपाषाण काल में हरे और पीले रंग का उपयोग करने वाले चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई, लाल और पीले रंग का नहीं। तो इस कारण से तीसरा गलत है। सही कौन सा है? केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, राइट ऑप्शन ए होगा। ये सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट,
भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से प्रारंभ करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बारदोली में किसान आंदोलन ये हुआ था 1928 में। 1928 में महात्मा गांधी का नोआखाली दौरा हुआ था। नोआखाली दौरा ये 1946 में हुआ था। 1946 गांधी इरविन समझौता ये मार्च 1931 में हुआ था। 1931 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये दिसंबर 1931 में हुआ था। ये दिसंबर 1931 में। और ये मार्च में हुआ था। मार्च। तो इस तरह से हम देखें तो सबसे पहली घटना जो हुई वो हुई बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में। देन यानी 1342 राइट ऑप्शन ए होगा। यानी सबसे पहली घटना बंगाल में किसान आंदोलन 1928 में, दूसरा गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में, तीसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में, और सबसे लास्ट में आएगा महात्मा गांधी का नोआखाली दौरा 1946 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी के दौरान मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के लिए राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है। देश में कार्बन भार को कम करने के संदर्भ में? नहीं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के संदर्भ में? बिल्कुल नहीं। दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में? राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर होते थे। तो ये बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन भूस्वामियों या योद्धा सरदारों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे अपने राजाओं या स्वामियों के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में उपस्थित रहें और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता भी करें। अधिक सत्ता और संपदा प्राप्त करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार। नेक्स्ट, आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक की रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक विद्वत लोगों का समूह था जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को एक ब्रिटिश अधिवक्ता और प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा प्राच्यवादी अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा, का समर्थन तथा प्रोत्साहन प्राप्त था। हालांकि उसने इसकी अध्यक्षता को अस्वीकार कर दिया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? तो वह है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य क्षेत्रों में भी इसकी भारी गूंज थी तथा आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो किसानों के लिए किया जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया था। नहीं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह के द्वारा किया गया था। तो इस कारण से ये गलत है। इसका गठन ढाका में हुआ था, ये सही है। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, ये भी सही है।
तो इसमें से गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देने के लिए विश्व के सभी बाघ क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से इस दिन को सांकेतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा 29 जुलाई। नेक्स्ट, मुगलों के समय में अमील गुजार को इस नाम से भी जाना जाता था, राजस्व संग्रहकर्ता के नाम से भी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर राजा राज्य द्वारा बनाया गया था। नहीं, राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था, तो ये गलत है। मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली है, नहीं, उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं मिली है, तो ये भी गलत है। मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये सही है, तो तीसरा सही है, केवल 3, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो 1911 में ऐसा किया गया था, जॉर्ज पंचम के समय में, किंग जॉर्ज पंचम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उड़न तुड़ी करघे यानी फ्लाइंग शटल लूम। 1733 में जॉन के द्वारा डिजाइन किए गए उड़न तुड़ी करघे ने कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव बना दिया और परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन गति से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागे की ज़रूरत होने लगी। तो इसमें से ए का 2 हो जाएगा, जॉन के ने, ए का 2 जॉन के ने। और कताई मशीन यानी स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्ज द्वारा 1765 में इसे बनाया गया था और एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक तेज़ी से धागा मिलने लगा। तो इसमें से बी का 1 हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्ज, बी का 1। वाटर फ्रेम, रिचर्ड आर्कराइट द्वारा वर्ष 1769 में वाटर फ्रेम नाम की मशीन का आविष्कार किया गया था और इस मशीन द्वारा पहले की तुलना में अधिक मजबूत धागा तैयार किया जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाना संभव हो गया था। तो इसमें से वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, तो सी का 3 हो जाएगा। शक्ति चालित करघे, शक्ति चालित करघे यानी पावर लूम 1787 में इसका आविष्कार किया गया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा, एडमंड कार्टराइट के द्वारा, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पे नहीं था? तो 17वीं शताब्दी के दौरान ऑटोमन, मिंग और सफावी ये तीनों ही साम्राज्य उत्कर्ष पे था और मुगल साम्राज्य जो था इन तीनों साम्राज्यों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सफल रहा था, व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। अब्बासी एम्पायर जो था साम्राज्य उत्कर्ष पे नहीं था 17वीं शताब्दी में, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू 1917 और 1922 के बीच भारत के राज्य सचिव रहे। वह उस पूरी व्यवस्था के आलोचक थे जिसके द्वारा भारत प्रशासित था। 20 अगस्त 1917 को उन्होंने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या अगस्त घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा का विषय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना और भारत में स्वशासी संस्थाओं एवं जिम्मेदार सरकार का क्रमिक विकास था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, एडविन मॉन्टेग्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तुफ़ात उल मुआहिदीन उनकी पहली प्रकाशित रचना थी। ये सही है। इसका प्रकाशन 1803 में हुआ था। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। ये बिल्कुल सही है। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके शासन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रजिया का शासनकाल जो था वो रहा 1236 से लेकर के 1240 तक। 1236 से 40 तक। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल रहा 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक। फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल रहा 1351 से 1388 तक। 1351 से 88 तक। पृथ्वीराज चौहान, इनका शासनकाल रहा 1175 से 1192 तक। 1175 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहा। और बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक रहा था। तो सबसे पहले इन सब में देखें तो सबसे पहले शासन किए पृथ्वीराज चौहान। तो 4 सबसे पहले आएगा, इस कारण से 1 कट जाएगा 4। और 4 उसके बाद में 1 रजिया का शासनकाल 1236 से 40 तक। उसके बाद में 2 आएगा अलाउद्दीन खिलजी का शासन। उसके बाद में 3 आएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में सबसे लास्ट में 5 आएगा बहलोल लोदी। तो 4, 1, 2, 3, 5 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, फर ए इजादी यानी राजस्व को ईश्वर से निश्रित प्रकाश को ग्रहण करने वाली वस्तुओं के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पे रखा था अबुल फजल ने। फर ए इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो अबुल फजल ने इस विषय को लिया था प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से लिया था। और उसी ने ही सर्वप्रथम इस विचार को प्रस्तुत किया था। किसने? ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। तो सबसे पहले फर ए इजादी का विचार दिया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्रित हुए? मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी को एकजुट करने के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मांग को स्वीकार करने के लिए, देश में प्रातिनिधिक सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सुलह ए कुल में मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया है? तो अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला के रूप में वर्णित करता है। सुलह ए कुल में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन इस शर्त पर कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे या आपस में लड़ेंगे नहीं। तो इसमें से एक एकीकरण के स्रोत के रूप में राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए किया गया था? तो वो था चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में रहने वाली गुलामी को समाप्त करने के लिए कुछ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था? अकबर ने दिया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने ही। उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, वुड्स डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति पर प्रभावी रही। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया। इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। ये भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान बंदगा शब्द प्रचलित था। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेष रूप से इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर सैन्य सेवाओं के लिए अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा, सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए। नेक्स्ट, चार तस्लीम और जमींबोसी शब्दों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये अभिवादन से है। शासक को दिए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति के पद का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति का पद ज़्यादा उच्च माना जाता था। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सजदा या दंडवत लेटकर प्रणाम करना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पे चार तस्लीम तथा जमींबोसी यानी जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। तो राइट ऑप्शन बी होगा, अभिवादन। नेक्स्ट, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, खिलजी और तुगलक शासकों ने मुफ्तियों की नियुक्ति की थी। तो पहले के सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के क्षेत्रों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्तियों का कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं यानी फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था? तो बायजीद बस्तमी एक ईरानी सूफी ईश्वर में स्वयं को लीन करने के महत्व को सिखाने वाले पहले व्यक्ति थे। राइट ऑप्शन ए होगा, बायजीद बस्तमी। नेक्स्ट, बर्किनहेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बर्किनहेड चैलेंज वर्ष 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा भारतीय नेतृत्व के लिए दी गई एक चुनौती थी। इसने भारतीयों को अपने लिए एक संविधान निर्माण की चुनौती दी, जिसे उन्होंने भारतीयों के प्रदर्शन के लिए एक अक्षम कार्य माना। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो इसी बर्किनहेड चैलेंज की प्रत्युत्तर थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, संविधान का निर्माण। नेक्स्ट, सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो सूर्यवंश ने 1540 से 1555 तक कुल 15 वर्षों तक शासन किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 के आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमों में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में से नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, भोला भाई देसाई भी थे और डॉक्टर केन कारजू भी थे। तो पूछ रहा है कि नहीं थे, तो इसमें से सभी शामिल थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, हाल ही में सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक प्रमाण यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ, यह हिस्सा था। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के बांडीवास में अंग्रेजों द्वारा जीता गया था और यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की थी?
भिस्ती यानी निजाम ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें से यदि हम देखें तो क्रिप्स मिशन 1942 में, 1942, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, 1945, कैबिनेट मिशन 1946 में, 1946 में, और इटली की घोषणा हुई थी 30 जून, इटली की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को, 1947 को, और उसमें कहा गया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान कर देगी। तो यही क्रम सही होगा, क्रिप्स मिशन, उसके बाद में शिमला सम्मेलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, देन इटली की घोषणा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को, इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? सोराराई पोट्रू ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत व्याकरण ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था? तो जोहान्स हैक्सलेडेन एक जर्मन पादरी अपने मिशनरी कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत आए। भारत में उन्होंने मलयालम और संस्कृत में महारत हासिल की और एक कोशकार तथा भाषाविद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ग्रीक शैली में पहला मलयालम करुण गीत लिखा। वह संस्कृत व्याकरण ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाले पहले यूरोपीय विद्वान बने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। तो राइट ऑप्शन सी होगा, पदधारक। नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो फ्रांसवा बर्नियर की रचना है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बालकों के काम के घंटे में सुधार करना, श्रम की स्थिति में सुधार करना, 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच बाल श्रम से निपटना था। तो ये तीनों ही प्रावधान थे। तो इसमें से मुख्य उद्देश्य कह रहा है तो श्रम की स्थिति में सुधार करना सही ऑप्शन होगा, या तो बी होगा या फिर डी पे चले जाइए, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ई वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा।